देखिए, चैप्टर नंबर 2 में एसिड बेस और साल्ट है। ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो किताब के हिसाब से जिस तरह से लिखा हुआ है उसी हिसाब से मैं सीरियल वाइज आपको बताता चलूँगा। देखिए, एसिड बेस की एक क्लासिकल डिफिनीशन होती है, एक शुरुआती जो है उसकी परिभाषा होती है जिसे ओल्ड डिफिनीशन कहते हैं। तो एसिड ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टेस्ट में खट्टे होते हैं, ये क्लासिकल डिफिनीशन के हिसाब से है। और बेस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कड़वे होते हैं, बीटर होते हैं। तो टेस्ट की बेसिस पे, टेस्ट की बुनियाद पे हम एसिड और बेस में फ़र्क बता सकते हैं, एसिड और बेस में डिफरेंस बता सकते हैं। तो एसिड ऐसे केमिकल्स हैं जो टेस्ट में खट्टे होंगे, सोर टेस्ट में होंगे, और बेस ऐसे केमिकल्स होंगे जो कड़वे टेस्ट में होते हैं। दूसरी बात यह है कि एसिड और बेस एक दूसरे के मुखालिफ केमिकल्स होते हैं, अपोजिट कैरेक्टर वाले केमिकल्स होते हैं। और जब इन दोनों को साथ रखा जाता है तो इनके बीच रिएक्शन हो जाता है, और इन दोनों के बीच रिएक्शन से एक थर्ड केमिकल बनता है जिसे साल्ट कहते हैं। और एसिड और बेस के बीच होने वाले रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करता है तो एसिड बेस के इफ़ेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, या अगर बेस एसिड के से रिएक्ट करता है तो उसके इफ़ेक्ट को या उसके असर को नलिफाई कर देता है, नलिफाई या डिस्ट्रॉय कर देता है। और इनके बीच रिएक्शंस को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। डेली लाइफ से भी एसिड बेस का बहुत बड़ा रिलेशन है। जैसे किसी आदमी को अगर एसिडिटी हो जाए, एसिडिटी माने तेज़ाबियत अगर हो जाए, यानी वो बहुत खा ले, बहुत ज़्यादा खाना खा ले, ओवर ईटिंग कर ले, तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा एक गैस बन जाती है जिसे HCl कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस बहुत ज़्यादा पैदा हो जाती है खाने को पचाने के लिए, डाइजेशन के लिए। तो ऐसी कंडीशन में पेट में मरोड़ हो जाता है, खट्टी डकारें आने लगती हैं, और इस कंडीशन को हम एसिडिटी कहते हैं या हाइपर एसिडिटी भी कहते हैं। तो किसी आदमी को एसिडिटी हो गई है, उसके पेट में तेज़ाबियत हो गई है, एसिड की मिक़दार बढ़ गई है, क्वांटिटी बढ़ गई है एसिड की, तो उसका इलाज कैसे किया जाना चाहिए? उसका इलाज करने के लिए आप 3 केमिकल्स में से किसका यूज़ करेंगे? जैसे आप लेमन जूस है नंबर 1, नंबर 2 है आपका विनेगर है जिसे सिरका भी कहते हैं, या तीसरा बेकिंग सोडा। NaHCO3। अगर किसी आदमी को तेज़ाबियत हो गई है, एसिडिटी हो गई है, उसके पेट में एसिड बहुत ज़्यादा बन गई है, ज़्यादा खाने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से, तो इनमें से क्या यूज़ करेंगे आप? लेमन जूस या सिरका यूज़ करेंगे, विनेगर, या फिर बेकिंग सोडा यूज़ करेंगे जिसका फार्मूला है NaHCO3। तो देखिए, यहाँ पे लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें एसिड होती है, तो एसिड को काटने के लिए एसिड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह सिरके का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सिरके में भी एक एसिड होती है CH3COOH, जिसका नाम है एसिटिक एसिड। तो इसलिए विनेगर का या सिरका का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता एसिडिटी को दूर करने के लिए।
तो एसिडिटी को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है ये बेसिक नेचर का होता है। तो इस तरह एसिडिटी को कम करने के लिए अगर हमें घरेलू उपचार करना है ना, होम रेमेडी करनी है, होम रेमेडी यानी घरेलू उपचार, तो होम रेमेडी में हमें एसिडिटी से बचने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? बेसिक नेचर वाला है ना बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, इंडिकेटर, ये इंडिकेटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे हम एसिड या बेस की पहचान कर सकते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो एसिड और बेस की पहचान करने के लिए, उनका डिटेक्शन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं या एसिड बेस इंडिकेटर कहते हैं। एसिड बेस इंडिकेटर, एक्चुअली इंडिकेटर या एसिड बेस इंडिकेटर ये केमिकल्स होते हैं और इनकी मदद से हम एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो अब इंडिकेटर जो है या एसिड बेस इंडिकेटर जो है ये 3 तरह का होता है, 3 कैटेगरी का होता है। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर। जो इंडिकेटर हमें कुदरती तौर पे मिल जाते हैं, पौधों से मिल जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो बेस्ट नेचुरल इंडिकेटर जो होता है वो लिटमस सॉल्यूशन होता है। लिटमस सॉल्यूशन। अब लिटमस सॉल्यूशन कहाँ से हासिल किया जाता है? ये लाइकेन से हासिल किया जाता है। लाइकेन के बारे में जानते होंगे। लाइकेन जो है आप 9th क्लास में पढ़े हैं, एल्गी और फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। जब एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं तो उसे लाइकेन कहते हैं। ये थैलोफाइटा क्लास का है। इसी लाइकेन से हम लिटमस सॉल्यूशन हासिल करते हैं। अब लिटमस सॉल्यूशन की खासियत क्या है? नंबर 1, देखिए लिटमस सॉल्यूशन जो होता है ये न्यूट्रल मीडियम में पर्पल कलर का होता है। जैसे कि कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन है, देखिए न्यूट्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि ना तो वो एसिडिक है ना बेसिक है। इसका मतलब कि नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो न्यूट्रल सॉल्यूशन है वो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, ना इधर एसिडिक है ना बेसिक है। तो फिर लिटमस सॉल्यूशन का जो कलर होगा वो आपका कैसा होगा? पर्पल होगा, है ना। यानी कि अगर आप पानी में यहाँ पे पानी ले लें, वाटर में अगर आप लिटमस सॉल्यूशन डालेंगे तो पर्पल होगा, क्योंकि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब हम एसिड में देखते हैं कि उसका कैसा कलर होता है और बेस में कैसा कलर होता है। तो अगर आप एसिड ले लेते हैं तो एसिड में इसका जो कलर है, लिटमस सॉल्यूशन का कलर, वो हो जाता है रेड, ठीक है ना। एसिड में लिटमस सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा? रेड होगा। और अगर आप बेस ले लेते हैं तो उसमें जो लिटमस का कलर होगा वो ब्लू होगा, ठीक है ना। तो देखिए एसिड में लेने पे लिटमस का जो कलर है वो रेड है और बेस में लेने पे ब्लू है। तो जो ये जो ब्लू वाला लिटमस है, ब्लू लिटमस, ये एक्चुअली पेपर के फॉर्म में होता है,
ब्लू लिटमस पेपर की शक्ल में होता है, लैब में रखा रहता है। तो अगर ये ब्लू लिटमस है तो ये किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है। तो ब्लू लिटमस पेपर बेसिक नेचर का होता है, इसलिए इस पर एसिड का इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर बेसिक नेचर का है, इसलिए इस पर किसका इफेक्ट पड़ेगा? एसिड का इफेक्ट पड़ेगा। जबकि रेड लिटमस जो पेपर होगा, ये एसिड में है तो ये एसिटिक नेचर का है। तो रेड लिटमस पेपर कैसा होता है? एसिटिक नेचर का होता है। इसीलिए रेड लिटमस पेपर पे बेस का असर पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपसे बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए कि अगर वो ब्लू लिटमस पेपर है तो वो बेसिक नेचर का होगा और उस पर किसका इफेक्ट पड़ेगा? एसिड का। और अगर रेड लिटमस पेपर है तो वो जाहिर सी बात है एसिडिक है, क्योंकि एसिड में है, तो उस पर किसका इफेक्ट पड़ेगा? बेस का इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए देखिए, अगर ब्लू रंग का लिटमस है तो वो जो है रेड में चेंज हो जाएगा। किसके ज़रिए? एसिड के ज़रिए। यानी एसिड क्या करता है? ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। क्योंकि जो ब्लू लिटमस है ना, वो बेसिक है, इसीलिए इस ब्लू लिटमस में जो बेसिक है उसका एसिड पे, उस पर जो एसिड का असर पड़ेगा और एसिड ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। जबकि रेड को ब्लू लिटमस में कौन चेंज करेगा? बेस चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि रेड जो होगा वो किस नेचर का होगा? जैसे कि ब्लू अगर बेसिक है तो रेड किस नेचर का होगा? एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है ना? तो चूंकि रेड लिटमस एसिडिक होता है, इसलिए उस पर बेस का असर पड़ता है और बेस उस रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देगा? ब्लू में। क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे के अपोजिट कैरेक्टर वाले, मुखालिफ प्रॉपर्टी वाले केमिकल्स होते हैं। और यहाँ पे अब एक सिंपल फार्मूला है AbR। तो अगर एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा, और अगर बेस है तो वो रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। एक सिंबॉलिक, एक शॉर्टकट ट्रिक है। अगर आप AbR याद कर लेते हैं तो एक से काम चल जाएगा। एक का मतलब एसिड है जो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। जब आपको एसिड का पता है तो बेस का इसका उल्टा हो जाता है। बेस क्या करेगा? रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देगा। तो एक याद कर लीजिए, एसिड जो है ब्लू को रेड में चेंज कर देता है, तो ऑटोमेटिकली बेस जो है रेड को ब्लू में चेंज कर देगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आते रहते हैं। क्वेश्चन के लिए मैंने नोट में डायग्राम बना के क्वेश्चन दे दिया है, फिर भी मैं यहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ डायग्राम और बनाता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे देखिए, ये एक टेस्ट ट्यूब है, A है, और ये आपकी टेस्ट ट्यूब जो है B है, और ये आपकी टेस्ट ट्यूब जो है C है। 3 टेस्ट ट्यूब लिए गए हैं। इसमें इस वाले में जो है आपका, इस वाले में जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो है ब्लू वाला जो है रेड में चेंज हो रहा है B वाले में, और C वाले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, नो इफेक्ट। तो आपसे पूछा जाएगा कि A में क्या है, B में क्या है, C में क्या है। देखिए, A में क्या है भाई? A में जो रेड लिटमस है वो किस में बदल रहा है? ब्लू में बदल रहा है। यानी कि A में क्या है आपका? बेस है। ठीक है ना, क्योंकि बेस जो होता है वो रेड को ब्लू में चेंज कर देता है। B वाले में क्या हो रहा है कि ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर दे रहा है B वाला केमिकल, तो B वाला केमिकल जो होगा वो एसिड होगा। ओके, क्योंकि एसिड ब्लू को रेड में चेंज करता है। जबकि C वाले में कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है। आप रेड वाले लिटमस को डाल रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ब्लू वाले लिटमस को डाल रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसलिए C में जो सॉल्यूशन है वो क्या है? वो ना तो एसिडिक है ना बेसिक है,
देयरफॉर दिस सॉल्यूशन इज न्यूट्रल। ये वाटर हो सकता है क्योंकि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है। इस तरह से टेस्ट ट्यूब देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए वीडियो आप ठीक से देखिए, भले हिल रहा है वो, है ना, हिलने डुलने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप देखते जाइए, टाइम ज़्यादा लगे कोई बात नहीं है, पूरा कॉन्सेप्ट समझिए। मैंने पूरा नोट्स लिखा हुआ है, अगर आप ठीक से वीडियो देखते हैं तो आपको पूरा नोट्स समझ में आ जाता है। अब ज़रा देखिए, एक टेस्ट ट्यूब ए यहाँ पे है, ठीक है ना, और एक टेस्ट ट्यूब जो है बी है, और एक टेस्ट ट्यूब जो है फिर से हमने ले लिया है सी। अब देखिए ए बी और सी में से कोई एक एसिड है, मान लो ए एसिड है, बी जो है बेस है, और सी जो है वाटर है, ठीक है ना। आपको एक लिटमस पेपर दे दिया गया है और वो लिटमस पेपर आपको दे दिया गया है रेड। रेड लिटमस पेपर दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि आप तीनों की पहचान कीजिए। सिर्फ एक लिटमस पेपर आपको लेबोरेटरी में दिया गया है, रेड लिटमस पेपर, तो आपसे तीनों की पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। तो कैसे पहचान करेंगे? देखिए, आप रेड लिटमस पेपर को ए में डालेंगे, मान लीजिए ए में डालने पे कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ए में क्या है, वाटर है, क्योंकि वाटर लिटमस पेपर पर कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर लिटमस पेपर, उसका जो है लिटमस पेपर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर ए वाले टेस्ट ट्यूब में रेड लिटमस पेपर को डालने पे कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है तो ए में क्या है, वाटर। इसी तरह से बी वाले में रेड लिटमस पेपर को डालने पे कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है, नो कलर चेंज, तो फिर क्या होगा, तो वो भी वाटर हो सकता है या जो है वो एसिड हो सकता है। अभी आप कंफ्यूज हो गए कि ये वाटर होगा कि एसिड होगा, क्योंकि अगर ये वाटर होगा तो रेड पे कोई असर नहीं डालेगा, और अगर एसिड होगा तो भी कोई असर नहीं डालेगा। तो आप तीसरे पे आ जाइए, सी में आ जाइए। जब सी में आप रेड लिटमस को डालते हैं तो यहाँ पे जो है आपका रेड लिटमस जो है ब्लू में चेंज हो जा रहा है। तो अगर ये रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जा रहा है तो अब ये जो सी है, जाहिर सी बात है ये क्या है, ये बेस है। ये तो कन्फर्म है कि अगर ये बेस है तभी तो ये रेड को ब्लू में चेंज कर रहा है, तो सी तो कन्फर्म हो गया। बट ए और बी कन्फर्म नहीं हो रहा है कि इसमें से वाटर कौन है और एसिड कौन है। अब देखिए क्या है कि ये रेड लिटमस जैसे ही आपने बेस में डाला तो ये कैसा हो गया, ये ब्लू हो गया ना, अब ये ब्लू कलर में चेंज हो गया। अब क्या कीजिए कि इस ब्लू वाले लिटमस पेपर को इन दोनों में डालिए। इस ब्लू वाले लिटमस पेपर को अगर आप ए में डालते हैं तो कोई इफेक्ट अगर नहीं दिखाई देता तो वाटर हो जाएगा, क्योंकि वाटर का रेड पे भी कोई असर नहीं पड़ता और ब्लू पे भी कोई असर नहीं पड़ता। तो जो यहाँ पे बेस में जो आपको रेड मिला था वो ब्लू में चेंज हो चुका है, तो आपने पकड़ लिया कि वो बेस है। अब इस ब्लू वाले को जो चेंज हो चुका है उसको आपने यहाँ पे डाला, कोई चेंज नहीं आया तो वाटर है वो। लेकिन जब आप ब्लू वाले को इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ब्लू से रेड हो जाएगा। ये रेड हो जा रहा है, ब्लू से रेड हो जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बी वाला केमिकल एसिड होगा, है ना। तो इस तरह से मैंने थोड़ा घुमा के आपको बता दिया है, थोड़ा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है इससे। तो सिर्फ एक ही लिटमस पेपर है, रेड लिटमस पेपर, जिससे आप तीनों की पहचान कर सकते हैं, एसिड की, बेस की और वाटर की कर सकते हैं। तो आपको लिखना चाहिए कि अगर वाटर है तो इस पर रेड लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर बेस है तो रेड जो है ब्लू में चेंज हो जाएगा, और जब ब्लू में चेंज हो जाएगा तो वो ब्लू वाला रंग वाला लिटमस पेपर जो हमने बना लिया है उसको हम जब एसिड में मिलाएंगे तो वो रेड में फिर से चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम रेड लिटमस पेपर का इस्तेमाल करके तीनों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन या डिटेक्शन कर सकते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। देखिए, ये तो हुआ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर में और भी चीज़ें मैंने नोट्स में लिख दिया है, रेड कैबेज है ना, रेड कैबेज है, उसकी जो पत्ती होती है लीव्स,
रेड कैबेज की लीव्स जो होती हैं, लाल जो गोभी होती है ना पत्ते वाली, उसकी पत्तियाँ जो होती हैं वो एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा जो है 3 प्लांट्स हैं, जीरेनियम है, पिटूनिया है और हाइड्रेंजिया है। उसकी जो पेटल्स होते हैं उनका जो है इस्तेमाल किया जाता है एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पे। मैंने नोट्स में लिख दिया है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। टर्मेरिक का इस्तेमाल किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर के तौर पे, तो मैंने आपके नोट्स में लिख दिया है, ज़्यादा उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आपको दूसरा बताते हैं। जो सेकंड इंडिकेटर है उसे कहते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर, जो सिंथेटिक इंडिकेटर होता है, सिंथेटिक माना होता है मसनूई, जो हम लैब में तैयार करते हैं, लैब में बनाते हैं, उसे हम सिंथेटिक बोलते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में 2 होते हैं, एक होता है आपका फिनॉल थैलीन और दूसरा होता है आपका मेथिल ऑरेंज। ओके, देखिए फिनॉल थैलीन एसिड में और बेस में अलग अलग रंग देता है। ये केमिकल इंडिकेटर के तौर पे इसीलिए यूज़ किए जाते हैं क्योंकि एसिड और बेस में इनका कलर डिफरेंट होता है। एसिड में फिनॉल्फथैलीन जो होता है वो कलरलेस होता है, जबकि बेस में फिनॉल्फथैलीन जो होता है वो पिंक होता है ना। तो फिनॉल्फथैलीन केमिकल एक होता है, अगर आप उसको बेस में मिलाएंगे तो पिंक रंग देगा, गुलाबी देगा। अगर एसिड में मिलाएंगे तो कोई रंग नहीं देगा, कलरलेस हो जाएगा, बेरंग हो जाएगा। तो इस तरह फिनॉल्फथैलीन का यूज़ करके आप इस्तेमाल करके बेस और एसिड में फ़र्क पैदा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये टेस्ट ट्यूब है ए और इसमें आपने फिनॉल्फथैलीन मिलाया और कलर जो है आपका पिंक आ गया, तो समझ जाइए कि इसमें क्या है, बेस है। इतना आप समझदार हैं, समझ रहे हैं। लेकिन अगर इसी में मान लीजिए कि केमिकल बी है, इसमें जो है फिनॉल्फथैलीन का पिंक कलर नहीं आ रहा है, वो कलरलेस आ रहा है, यानी कलर नहीं आ रहा है, तब वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। इस तरह से इसका थोड़ा डीपर कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना समझिए। दूसरा आपका है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज के भी 2 कलर होते हैं, एक होता है डीप कलर में रेड आता है, और एक होता है लाइट कलर में येलो आता है, ठीक है ना। तो ये जो रेड कलर होता है ये एसिड में होता है, और ये जो रेड कलर होता है एसिड में होता है, और ये जो येलो कलर होता है ये बेस में होता है। तो मेथिल ऑरेंज को अगर आप बेस में मिलाएंगे तो कौन सा कलर देगा, येलो देगा। अगर मेथिल ऑरेंज को आप एसिड में मिलाएंगे तो कौन सा कलर देगा, रेड में देगा। मिसाल के तौर पे ये टेस्ट ट्यूब ए है और इसमें आपने मेथिल ऑरेंज मिलाया और मेथिल ऑरेंज रेड कलर दे रहा है, तो रेड कलर देने पे वो कौन सा है, रेड कलर देने पे जो केमिकल ए है वो कौन सा केमिकल है, एसिड है। तो एसिड के प्रेजेंस में मेथिल ऑरेंज कौन सा कलर देता है, रेड। लेकिन अगर यही मान लीजिए कि केमिकल बी है, तब मेथिल ऑरेंज मिलाने पे जो है आपको येलो कलर आ रहा है, तो येलो कलर जब आएगा तो वो कौन सा केमिकल होगा, बेस होगा। इस तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर है। सिंथेटिक इंडिकेटर ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो केमिकल के तौर पे लैबोरेटरी में तैयार किए जाते हैं और कुदरती तौर पे हासिल नहीं किए जाते हैं। जिन्हें हम केमिकल रिएक्शन से बनाते हैं उन्हें हम सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। बोर्ड में बहुत ज़्यादा पूछता है कि सिंथेटिक इंडिकेटर की एग्जांपल दीजिए, तो आप फिनॉल्फथैलीन दे सकते हैं, मेथिल ऑरेंज दे सकते हैं। और उनके कलर चेंज के बारे में भी पूछता है कि एसिड में कैसा कलर देगा, बेस में कैसा कलर देगा। ये मैंने आपको कलर चेंज बता दिया है। अब लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इंडिकेटर आपका खत्म हो जाएगा। तीसरा जो इंडिकेटर है सी, दैट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी माना होता है सूंघने से रिलेटेड है। ये ऑल्फैक्टरी लोब होता है ब्रेन में जिससे आप सूंघने का काम करते हैं, स्मेल। तो यहाँ पे 3 ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं। एक है आपका ऑनियन और दूसरा आपका है क्लो आयल, तीसरा आपका है
वनीला, है ना, उसे वनीला एसेंस भी कहते हैं, क्योंकि उसमें से महक आती है। देखिए, चाहे वो प्याज हो, ऑनियन हो, चाहे वो क्लोव ऑयल हो, लौंग का तेल हो, चाहे वो वनीला का प्लांट हो, ये सब जो है महक पैदा करते हैं, स्मेल पैदा करते हैं, सब महकते हैं। बड़ी इनसे जो है खुशबू आती है। ऑनियन से तो खुशबू नहीं आती, उसमें से थोड़ा सा एलर्जी भी होती है, उससे आँखों में पानी वानी भी आता है। लेकिन क्लोव ऑयल जो अच्छा महकता है, वनीला जो है बहुत ही खूबसूरत महकता है, इससे सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह बनाए जाते हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि चाहे वो ऑनियन हो, चाहे वो क्लोव ऑयल हो, चाहे वनीला हो, इन तीनों की जो स्मेल आती है, इन तीनों की जो महक आती है, वो एसिड की वजह से आती है। क्योंकि इन तीनों में जो केमिकल पाए जाते हैं महकने वाले, है ना, जो स्मेलिंग केमिकल्स होते हैं, जो ओडर या महक पैदा करते हैं, वो सब कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। इसीलिए इन तीनों में अगर आप बेस मिला देंगे, तो बेस मिलाने पे इन तीनों की स्मेल ख़त्म हो जाएगी, गायब हो जाएगी। क्योंकि इन तीनों की स्मेल एसिडिक केमिकल की वजह से, अगर इन तीनों केमिकल्स को बेस में मिलाया जाए तो इनकी महक गायब हो जाती है। तो इस तरह से अगर दो केमिकल आपके पास मौजूद है, केमिकल ए और केमिकल बी, देखिए केमिकल ए में ऑनियन मिलाने पे अगर ऑनियन की महक नहीं जा रही है तो केमिकल ए एसिड है, क्योंकि ऑनियन की जो महक है वो एसिडिक केमिकल की वजह से है, और एसिड पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए ए जो हो जाएगा ये एसिड हो जाएगा। तो इन तीनों की महक एसिड में नहीं जाएगी, चाहे वो ऑनियन हो, चाहे क्लोव ऑयल हो, चाहे वनीला एसेंस हो, इनमें से तीनों की महक पर एसिड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर केमिकल बी जो है बेस है, इसमें अगर आप किसी को भी मिला देते हैं, चाहे वो ऑनियन हो, क्लोव ऑयल हो, चाहे वनीला एसेंस हो, तो उनकी महक गायब हो जाती है। क्योंकि बेस है, बेस क्या करेगा? इनकी महक को ख़त्म कर देगा, क्योंकि इनकी महक वाला जो केमिकल है वो कैसा है? एसिडिक है। तो जो स्मेलिंग केमिकल है वो एसिडिक है इन तीनों, इसलिए उस पर बेस का इफेक्ट पड़ता है। तो बेस जो होगा, पहचान लेंगे ना, अगर इन तीनों में से महक चली जाती है, सबकी महक चली जाती है या किसी की भी चली जाती है, तो केमिकल बेस है। अगर इन तीनों की महक बाकी रहती है, स्मेल बाकी रहती है, तो केमिकल कौन है? एसिड है। इस तरह से इनका एसिड और बेस की पहचान में यूज़ किया जा सकता है। और चूँकि हम महकने की बुनियाद पे हम इनका इस्तेमाल इंडिकेटर के तौर पे कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको एसिड और बेस के बीच पहचान में इस्तेमाल किया जाता है, महक की बुनियाद पर, स्मेल की बुनियाद पर। एग्जांपल्स हैं ऑनियन, क्लोव ऑयल एंड वनीला एसेंस। यहाँ से आपका टॉपिक आज का समाप्त होता है। शुक्रिया।